यूपी डीएलएड के पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ जा रहे हैं 2022 के द्वितीय पेपर को, यानी कि ये सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास। इसमें अब आपके जो अतिलघु प्रिपरेशन है उसकी ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे यहाँ पर 2016 से लेकर 2023 तक के सभी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसी चैनल पर ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो क्लासेस अटेंड नहीं किए आप तुरंत इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बनाकर दे दी गई है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा पिछले वर्षों के पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो पेपर होते हैं, उनसे क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। तो ये वाला जो पेपर है आपका 2022 का है, ठीक है। इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा ही चुके हैं। अब आपके अतिलघु प्रश्नों की ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें 2016 से लेकर 2022 तक का ये आपको सॉल्व करा दिया गया और आज ये सेकंड पेपर 2022 का। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए और जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं। मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पर बनाकर दे दी गई, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए तो आप वहाँ पर मॉडल पेपर भी आसानी से देख पाएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया कि बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया, ठीक है। बाल अधिकार को कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के बाद 2005 में संसद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल पेश किया गया जो 2006 में पारित होकर कानून बन गया। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन एक संवैधानिक संस्था के रूप में हुआ, यानी कि जो बाल संरक्षण आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बोर्ड घोषणा पत्र के 2 गुण बता दीजिए। तो चलिए भैया गुण बता देते हैं। इस घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित करके उसकी दिशा निर्धारित की थी। दूसरा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जन शिक्षा प्रसार हेतु जवाबदेही ठहराया दिया। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर गुण बताया गया है, घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी व्यापक आयामों का सुव्यवस्थित स्वरूप प्रकट होकर सामने आया। इसके बाद यहाँ पर चौथा यहाँ पर गुण बताया गया है, योग्य प्रशिक्षित तथा उत्तम वेतन तथा सुविधाओं से सुसज्जित शिक्षकों हेतु साधारण स्कूलों की स्थापना पर बल दिया गया। इसके अलावा पांचवा गुण बताया गया कि घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, क्षेत्रीय शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा पर बल दिया गया था वुड के घोषणा पत्र में। इसके साथ आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। और यह है आपका प्रश्न संख्या 18, ठीक। ये आपके अतिलघु प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इसमें प्रश्न संख्या 18 में बताया गया कि कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करके उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार के लिए सुझाव देना, ये यहाँ पर कोठारी आयोग की नियुक्ति का एक प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत और नीतियाँ बनाना, ये भी कोठारी आयोग का यहाँ पर उद्देश्य था। आपको बताइए होगा 1964-66 में इस आयोग का गठन किया गया था और DS कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रोफेसर यशपाल कमेटी के कुल कितने खंड हैं? तो यशपाल कमेटी के कुल 8 खंड है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ये 1 नंबर के प्रश्न होते हैं तो आप इसमें अगर थोड़ा सा लिख देते हैं, जो चीज़ पूछी गई बस वही चीज़ आप लिख दें, ठीक है। ये नहीं कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखें, सिर्फ जो चीज़ पूछी गई। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कुल कितने खंड है तो आप बता देंगे कुल 8 खंड है, तो पूरा 1 अंक आपको इसमें मिल जाएगा, यानी कि पूरा 1 नंबर इसमें आसानी से आपको मिल जाता है। ये नहीं कि पूरा कॉपी पूरा पेज आप भरने के चक्कर में पड़े 1 नंबर में, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया पोषाहार वितरण योजना यानी कि MDM के 2 उद्देश्य बता दीजिए। तो बच्चों में जाति और समुदाय के भेदभाव को दूर करके सही सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना और शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता कराना, ये MDM, ठीक है, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो कोई बात नहीं, बता देंगे। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं यहाँ पूछी गई हैं, 2 विशेषताएं सर्व शिक्षा अभियान की। तो बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, दूसरा है बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वातावरण को अनुकूल और सुलभ बनाना, ये सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं आपकी हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 22 है, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया? हंटर आयोग, ठीक। तो हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए थे? धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। इसके अलावा बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके अलावा अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या और आवश्यकता के अनुसार में दिया जाए, अनुपात में दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत चलने दिया जाए, ये हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए सुझाव दिए थे।
अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 नंबर का ये प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि डीपीईपी, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इस परियोजना के 2 कार्य लिख दीजिए। कोई बात नहीं, लिख देंगे। इस कार्य के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों या वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है, डीपीईपी योजना के अंतर्गत। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का जो विस्तार करना है विद्यालय में बच्चों के ठहराव से, विस्तार जो है प्राथमिक शिक्षा का जो विस्तार है विद्यालय में बच्चों के ठहराव से। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 24 है, 24 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? चलिए बता देंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, इसका यहाँ पर प्रवेश कब हुआ था, मतलब ये कब आई थी पहले। सबसे पहले तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश इस 1608 ईस्वी में हुआ था। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का एकदम ऐलान कर दिया था। तो कब? सन 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ठीक, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया कि मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं लिख दीजिए। कोई बात नहीं, लिख देंगे फटाफट आप, और इन्हें याद भी कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। इसमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी, यानी कि ईसाई रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन थी वो स्टूडेंट्स को दी जाती थी अनिवार्य रूप से। ठीक है, विद्यालय को समय निश्चित रहता था, विद्यालय का जो समय था वो एक निश्चित समय था कि इतने समय से इतने समय तक यहाँ पर आपका स्कूल ओपन होगा। चौथा था आपका बालकों को पुस्तक और लेखन सामग्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क प्रदान कर दी जाती थी। बच्चों को जो पुस्तकें किताबें वगैरह होती थी लिखने के लिए सामग्री होती थी, ठीक है, वो सारी की सारी कॉपी वगैरह फ्री में दे दी जाती थी। ठीक, जैसे कि अभी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में आपको दी जाती हैं क्लास 1 to 8 क्लास में, इसी तरह से। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 26, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है वो 1781 में जोनाथन डंकन ने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन करने के लिए की थी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बता दीजिए। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, हंटर कमीशन के सुझाव के अंतर्गत प्राथमिक पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, अर्थात शिक्षा का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 28 है, इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो वो भी आप देखते हुए जाइए। बाकी जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं, मॉडल पेपर जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि उच्च वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। छनाई का जो सिद्धांत का था वो प्रतिपादन था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इसे ही निस्यंदन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ही आपका निस्यंदन का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो निस्यंदन या छनाई का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इस सिद्धांत का तात्पर्य कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। ठीक है, उच्च वर्ग को इस सिद्धांत था इसका प्रमुख उद्देश्य था कि उच्च वर्ग के लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 29 है, नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बता दीजिए। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके 2 दोष बताएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना नवीन शिक्षा नीति का दोष का कारण हो सकता है। इसके अलावा भाषा की बाधाएं, तकनीकी बाधाएं, इसके अलावा प्रतिरोध, पाठ्यक्रम की अवधि, भविष्य में सीखने के अवसर प्रभावित, ठीक है, अवसर प्रभावित होना, ये सारी की सारी नई शिक्षा नीति के दोष बताए गए। ठीक है, यहाँ पर ये बात की जा रही है 1986 की नई शिक्षा नीति के बारे में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 30 है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आचार्य राममूर्ति कमेटी की प्रमुख 2 सिफारिशें बता दीजिए। तो चलिए बता देते हैं। 2 सिफारिशें आचार्य राममूर्ति कमेटी की 2 प्रमुख सिफारिशें। पहली थी शिक्षा के उद्देश्य सामान्य स्कूल प्रणाली, व्यक्तियों के कार्य हेतु सशक्तिकरण करना। इसके अलावा स्कूली विश्व का कार्यस्थल में संबंध स्थापित करना। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा में सुधार करना, मातृभाषा को स्थान देना स्कूलों में। इसके अलावा स्त्रियों यानी कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। ये सारे जो सिफारिशें थी वो राममूर्ति कमेटी की थी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास सेकंड सेमेस्टर की। ये सेकंड पेपर था आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न आपको करा दी है। बाकी मॉडल पेपर आपको लगातार दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर को क्लास आप जरूर अटेंड कीजिए रोज डेली। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर की क्लास मिल रही है, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्लास लगातार आपको मिल चुकी है। बाकी उसकी प्लेलिस्ट भी आपको बनाकर दे दी है, तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। बाकी जितने भी नए भाई बने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और दोस्तों आज की इस क्लास की समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद